वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जो है रोटी के लिए घी होता है। यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद में उसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों को सजा पाएंगे जिस प्रकार से एक रोटी खाने के लिए घी लगा दें तो बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बड़ी विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपकी कॉपी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपकी कॉपी में नहीं होती हैं। लगभग 90% छात्र छात्राएं यही गलती करते हैं और उसी कारण से खास करके वो टॉपर्स नहीं बन पाते और वो अपनी परीक्षा में टॉप नहीं कर पाते। हम भी टॉप कर सकते हैं, आप भी टॉप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में ही क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। और एक लाइन मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं है, ज़रा नीचे से हाथ लगाए तो रखिए। तो चलिए नीचे से हाथ लगाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का और अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे आपको आज 10 पॉइंट जिन पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कॉपी लिखते समय। ठीक, तो 90% छात्र छात्राएं जो गलतियां करते हैं वो गलती ना हो इसीलिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। और इसके साथ ही साथ आपकी बीएस संबंधित क्लास शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर धड़ल्ले के साथ हो रही, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास लगातार 2-2 घंटे की क्लास डेली हो रही है। 8 से 10 8 से 10 8 से 10 आप लोग देख ही रहे होंगे, जिसमें आप एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जियोग्राफी, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इसी प्रकार से आप जितने भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से लेकर के और दर्शन शास्त्र से लेकर के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सैन्य विज्ञान तक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपके चैनल पर होती हैं। तो आप यहाँ पर अपने तमाम सारे चैनल मतलब किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको पहली बात यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा कि टॉपर्स लोग जो होते हैं इसी फंडे को अपनाते हैं। लगभग मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 6-7 प्रोफेसर्स जो हैं उन संपर्क में हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, कुछ बीएचयू के भी हैं और कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी, कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भी हैं। तो उन सभी से कहीं ना कहीं पे बात करने के बाद में ये पता चला और उन लोग कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बातचीत होती रहती, तो ये पता चला मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम प्रकार की बातें उन्होंने बताई। तो उन सभी चीज़ों को निष्कर्ष निकालने के बाद में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। खास करके इस समय तो जो है, चलिए हालांकि उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लगभग तमाम सारे लोगों से बातचीत करने के बाद में, टॉपर्स से बातचीत करने के बाद में, खास करके मैं जब बीएचयू में आया तो बीएचयू में यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो कि टॉप्स करते हैं हर साल। तो उनसे मैंने बातचीत करी, पूछा कि भाई क्या बात है, क्या राज है, किस तरीके से टॉप के। तो उन सभी लोगों ने इन समस्त मुद्दों पर चर्चा करी और बताया। तो मैं आपको निचोड़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात, सभी प्रश्नों के उत्तर देना परम आवश्यक है। आपको पता है तो, नहीं पता है तो। सबसे फर्स्ट और लास्ट बात यही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ये बात आप सही तरीके से एकदम से जान लीजिएगा। दूसरी बात, टॉपर्स ने ये बताया कि सर जी खंड का जैसे है या फिर खंड खा है या गा है, तो हम ऐसा करते थे कि खंड खा से सीरियल से प्रश्नों को, मतलब जैसे कि खंड खा के प्रश्नों को हम खा में ही कर लेते थे, का के प्रश्नों को का में या गा के प्रश्नों को गा में, यानी कि एक तारतम्य में उत्तर लिखने का प्रयास हम करते थे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपको पता हो उसको सबसे पहले लिखने का प्रयास करें, और जो प्रश्न बिल्कुल भी ना पता हो उसको बीच में डालने का प्रयास करें। जो प्रश्न कुछ कुछ पता हो उसको लास्ट में लिखने का प्रयास करें, या एकदम से जो ना पता हो उसको भी आप लास्ट में अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे प्रश्न जो कि आपको पता हो वो शुरुआत के 2-3 जो है पेज में, 4 पेज में आप लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि शुरुआत के ही 2-3-4 लाइन पढ़ता है एग्जामिनर आपके प्रश्नों को, बाकी आपका जो है आपने कितने पेज में लिखा है उसको देख करके वो औसतन नंबर दे देता है। यही जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आप सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिखे रहिएगा। और लास्ट वाला जो पेज जब एग्जामिनर देखता है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट तक आते आते आपकी लेखनी और आपका जो हाथ होता है, उंगलियां आपकी काम करना बंद कर देती है। तो उस समय की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर जान जाता है, एग्जामिनर इतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वो पता लगा लेता है कि हाँ, समय अभाव था, बच्चे के पास समय की कमी थी, इसीलिए बच्चा बहुत तेजी से लिख जा रहा है। तो आप लास्ट के प्रश्नों में अगर राइटिंग वगैरह ना भी बैठाएंगे तो भी, अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको उनमें से 7-8 नंबर तो मिल ही जाएंगे जनरली, अगर आपने लिखा है तो।
4-5 पेज अगर लिखा है, 4 पेज लगभग, तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे 7-8 नंबर, ठीक। तो लास्ट के पेज में अगर आपकी राइटिंग ना भी बनी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि सर जी इस मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए, तो मैं ये सॉल्यूशन आपका होगा। तो पहली बात, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि स्पष्टता, आपके उत्तर में स्पष्टता होनी चाहिए। शुरुआत के जो 2-3 मतलब लगभग 2-3 प्रश्न हैं आपके, जिनको आपको पता है, उनके उत्तर को आप स्पष्ट शैली में लिखें। स्पष्ट शैली कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से लिखें ताकि एग्जामिनर उसको देख करके पढ़ सके, आपकी चीज़ों को समझ सके। मतलब जैसे कि आपने बनाया तो वो आ की भांति ही प्रतीत होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपका वो इया की भांति दिखाई पड़ रहा है या टा दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बड़े विधिवत तरीके से, शालीनता के साथ, जिस प्रकार से बच्चियां बैठ करके लिख रही हैं उसी प्रकार से आपको बड़े शालीनता के साथ अपने उत्तर में, मतलब अपने उत्तर को लिखना और बड़े जो है धाकड़ तरीके से प्रस्तुति करनी है, ठीक। तो ये चीज़, चूंकि आपकी कॉपी जो होती है एग्जामिनर के पास जाती है, आपका प्रतिनिधित्व करती है, तो अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रेजेंटेशन जो है आपकी कॉपी आपकी कर रही होती है, तो इसीलिए अपनी कॉपी में इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करें कि एग्जामिनर प्रभावित हो। शुरुआत के 2-3 पेज में खाली, ठीक। तीसरी बात ये होती है मेरे भाई कि तारतम्यता होनी चाहिए आपके उत्तर में। तारतम्यता कहने का मतलब ये है मेरे, तारतम्यता कहने का मतलब ये है कि आपके उत्तर जैसे एक लाइन, शुरुआत के जो 3-4 मतलब कि आप पेज लिख रहे हैं, जो भी प्रश्न लिख रहे हैं, उसमें तारतम्यता का मतलब ये होता है भाई कि जैसे कि एक लाइन आपने लिखी तो दूसरी लाइन जो हो उसी पहली लाइन की पूरक हो, या जो दूसरी लाइन हो तीसरी लाइन की पूरक हो, तीसरी लाइन कहीं ना कहीं पहली लाइन से भी जुड़ रही हो। इस प्रकार से एक केंद्रीय भाव उत्पन्न हो रहा हो उत्तर में आपके, तो ये उत्तर जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसी दृष्टि से, उसी मूल्यांकन की दृष्टि से वो अन्य प्रश्नों के उत्तर का भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन करेगा और उसी हिसाब से औसत नंबर आपको देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य बात है, ठीक। ये बहुत गूढ़ रहस्य बातें बता रहा हूँ, अंदर से सार निकाल करके लाया हूँ, ये बात समझ लीजिएगा। बहुत अंदर जा करके मिला है, समझ लिए, बहुत गोता लगाना पड़ा है, समुद्र मंथन मतलब करना पड़ा तब मिला। तो तारतम्यता मतलब क्या होता है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो ऐसा ना लगे कि एक लाइन, पहली लाइन कहीं ईर घाट तो दूसरी लाइन बीर घाट से आ रही है। ये ना लगे कि एक जो है अमेरिका की लाइन लिखी है तो दूसरी इंडिया की लिखी है। मतलब ऐसी हो कि आपका जैसे हो कि एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी, वह बड़ा प्रजावत्सल था। इस प्रकार से मतलब कहीं ना कहीं पे उसी के इर्द गिर्द, मतलब जो प्रश्न पूछा गया उसी के इर्द गिर्द आपका उत्तर घूमना चाहिए, ठीक। तीसरी बात की पूर्णता, यानी उत्तर में जितने भी पहलू पूछे गए, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए प्रश्न पूछा गया, आपका हिंदी का पेपर है मान लेते हैं हम, तो कार्यालयी हिंदी पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो है कार्यालयी हिंदी के बारे में बताइए कि कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं। कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं को बताते हुए उसके हिंदी साहित्य पर या उसके स्वरूपों पर चर्चा कीजिए, ऐसे प्रश्न। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपका परिचय कार्यालयी हिंदी के बारे में, और परिचय में खास करके कार्यालयी हिंदी की परिभाषा आपकी हेडिंग डालें, ठीक है। कार्यालयी हिंदी की परिभाषा हेडिंग पड़ेगी और उसके बाद में आप कार्यालयी हिंदी के अर्थ को, उसकी परिभाषा को उस हेडिंग में, उसके बाद में कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं को लिखिएगा। अच्छा, जब भी परिभाषा लिखें तो 1-2 विद्वानों के कथन को उसमें लिखने का अवश्य प्रयास करें, और लास्ट में लिखें कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हम जो है कार्यालयी हिंदी की इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, कार्यालयी हिंदी के विषय में इस प्रकार से कह सकते हैं, या जो भी आपका टॉपिक हो। दूसरा हेडिंग क्या पड़ेगा इसमें, कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं। आप प्रमुख विशेषताएं लिखें, क्योंकि कार्यालयी हिंदी की बहुत विशेषताएं हैं। अब आपको जो पता है उसी को आप प्रमुख मान करके लिखिए कि कार्यालयी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। हेडिंग डाला, लिखा कि कार्यालयी हिंदी की विद्वानों के कथनों को अगर हम पढ़ें या विद्वानों की चीज़ों को जानने के बाद में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विशेषताओं पर चर्चा की है, लेकिन सबको मिला करके कुछ प्रमुख परिभाषाएं निकल करके हमारे समक्ष आती हैं जो कि इस प्रकार है, ऐसे लिखे। तो उसके बाद में आप पॉइंट टू पॉइंट जो है विशेषताओं को लिखें। अगर विशेषताएं आपकी ऐसी हैं कि हेडिंग में जैसे स्पष्टता, सरलता, तारतम्यता, जो है बोधगम्यता, या इसी प्रकार से जो है ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, अगर इस प्रकार से है तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन ऐड करने का प्रयास करें, इसको भी हेडिंग बना ले छोटी छोटी। लेकिन अगर हेडिंग आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से विशेषताओं को लिखने का प्रयास कर दें। अगर आपको हेडिंग नहीं याद आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, नंबर उतना ही मिलता है, ठीक। तीसरी बात, इसी में आपको ये तीसरा खंड भी इस प्रश्न का था कि कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर चर्चा की, यानी कि उसके प्रकार, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो आप बताएं कि हाँ, भाव पल्लवन में, संक्षेपण में, टिप्पणी लेखन में, या इसी प्रकार से अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आ गया, मैंने इस पर चर्चा करी। तो ये चीज़ आपकी बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई। तो ये आपको विधिवत तरीके से समझनी पड़ेगी, ठीक। अभी जाइएगा मत भाई, बड़े विस्तार से आपको बता रहा हूँ इसीलिए,
ठीक है, पूर्णता तो हो गई आपकी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का भी विशेष ध्यान देना होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिए हैं तो आप सोचिए कुछ नहीं कर पाए हैं। तो आप शुरुआत के प्रश्न में भले ही आप जो है 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगा दें, लेकिन आप जब मध्य में लिखें या पीछे लिखें तो उसमें आप समय को ध्यान में रखते हुए समय के अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसको लेकर के एक प्रॉपर तरीके से वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन एक वीडियो लाल मतलब कि कहीं ना कहीं पे थंबनेल में आपको दिखाई पड़ेगी मेरी फोटो के साथ। उसमें मैंने बताया है बीए में कॉपी लिखने के में जो है टाइम मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अभी बहुत सारे मुद्दे जिन पर हमको चर्चा करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट वो आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट करी, किस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको समय देना, कितना कितना और कितना समय हमको लघु उत्तरीय को देना और कितना दीर्घ उत्तरीय को देना। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट, जैसे कि शुरुआत मेरे चैनल पर आप देखिएगा तो लगभग 3 से जो है 4 वीडियो या 3 से 4 वीडियो या 3 ही वीडियो मान लेते हैं हम आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, ठीक है। 3 वीडियो मान लेते हैं आपके चैनल पर, मतलब 4 वीडियो तो लगभग उपलब्ध ही है। हिंदी के तो 4-5 वीडियो मतलब उपलब्ध होंगी लिखे टाइप के। तो उनमें जो क्वेश्चन बताए हमने, उन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद में उसका उत्तर आप 3 घंटे समय लेकर के उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपकी परीक्षा होनी है 3 दिन पहले से, मतलब 4 दिन पहले से आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसी हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या आ रही, वो समस्या आपकी कहीं ना कहीं पे समाप्त होने का प्रयास रहेगा उसका। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मतलब कहने का कि 3 घंटे ही आप जिस प्रकार से अपनी परीक्षा कक्ष में अपना समय देते हैं, उसी प्रकार से अपने घर में एक कमरा बंद कर लीजिए और उसमें बैठ करके आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये चीज़। तीसरी बात मतलब कि 7वां आपका है पॉइंट क्या, कि उदाहरण के साथ जब भी आप कोई उत्तर लिखे तो ऐसा नहीं कि केवल आप उस उत्तर के बारे में पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि आपके उत्तर या आपके विचारधाराओं को जानने तो बैठा है, लेकिन आप उन विचारधाराओं को कैसे कह रहे हैं, आपकी बातों को क्या एग्जामिनर मान लेगा पूर्ण रूप से? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई तथ्य मांगेगा। तो उन तथ्यों को दिखाने के लिए, उन फैक्ट चीज़ों को कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको कुछ उदाहरण देना पड़ेगा, कुछ विद्वानों के कथन देने पड़ेंगे। तो आपको जो उत्तर है उससे संबंधित शुरुआती जो प्रश्न है उनमें आप कथन वगैरह लिखें। अगर आपको कथन ना पता हो तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि विद्वानों ने कहा है, या विद्वानों ने, इसकी परिभाषा इस प्रकार से, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में थोड़ा सा उसको डबल इन्वर्टेड कामा जो है काले पेन से और बाकी नीले पेन से लिखें। उसके बाद में फिर नीचे डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक। या लिख सकते हैं इसके बाद में फिर दूसरे शब्दों में, ठीक है, उसी परिभाषा को थोड़ा बदल बदल करके दूसरे शब्दों में, ठीक, इस प्रकार से लिख दे। उसके अंदर लिखे उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, तो ये भी आपका चल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं पे एग्जामिनर को कहीं ना कहीं पे उसके आंखों में धूल झोंकना कह सकते हैं इसको, लेकिन ये एग्जामिनर उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते और समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे ने कहीं ना कहीं पे बुद्धिमानी की है, चतुराई की है, तो वो चतुराई का सम्मान करते हैं और अच्छा नंबर देते हैं, ठीक। ये बात रही। अगली बात आपको मैं बताऊं मेरे भाई, तो 8वीं बात यह है कि आपको हेडिंग में ध्यान देना है। हेडिंग यानी जितने भी क्वेश्चन के फैक्टर पूछे जा रहे हैं, यानी जितना भी क्वेश्चन कह रहा है, जो भी चीज़ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सभी की हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जैसे आर्ट के सब्जेक्ट में अगर सोशियोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो उसमें हेडिंग डालें, तो आप सोशियोलॉजी का में अंग्रेजी में, मतलब कि जैसे हिंदी में हेडिंग लिखा, फिर नीचे बगल में अंग्रेजी में भी हेडिंग लिख देंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं पे एक अलग से प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। तो ये भी कहीं ना कहीं पे आपको देना है, ताकि एग्जामिनर अन्य कॉपियों की अपेक्षा आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से चेक करने का प्रयास करेगी, ठीक। और खास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट के छात्र छात्राओं ने इन सभी टेक्निक का प्रयोग करके आपके जो सीनियर छात्र छात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। लगभग 90% जो है नंबर पाया है, ठीक है। 86% नंबर पाया है बच्चों ने। बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिजल्ट आया, सभी लोगों ने भेजा, बहुत सारे लोगों ने इस बार भी भेजा, फर्स्ट सेमेस्टर का भेजा, जिसका आया, बहुत बहुत उनके लिए बहुत, मतलब कि एक प्रकार से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहें आप लोग, ठीक। तो ये चीज़, तो हेडिंग में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग कर लेना। और अंग्रेजी जो होती खास करके आपके पेपर में लिखी ही होती है, पेपर जो होता है द्विभाषीय होता है, 2 भाषाओं में लिखा हुआ होता है, तो आप उसी भाषा, मतलब कि उसी पेपर से अंग्रेजी भी ले लीजिए, ठीक। तो ये भी हो गया। 9वीं बात यह है कि कितने शब्दों में लिखें, ये प्रश्न आपका उठता है। तो मेरे हिसाब से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, 50 शब्दों में लिखना होता है।
और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है जनरली अधिकतर विश्वविद्यालय में, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको 500 शब्दों में लिखना होता है। कुछ विश्वविद्यालय जिनमें कि जो है 4 ही प्रश्न करने होते हैं, तो इनमें 1,000 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है, तो वो अलग की बात है। तो इस प्रकार से अच्छा, जो 50 शब्द वाले हैं उनको आप आधे पेज में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आधे पेज दें, लघु उत्तरीय प्रश्नों को 3 पेज लगभग दे दें, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनको 5 पेज दे दें या 4 पेज दे दें, तो आपका हो जाएगा। 5 पेज या 4 पेज लिखने का प्रयास करेंगे दीर्घ उत्तरीय में। हालांकि आपको मैं बताऊं कि जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस कर दी, चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर के हैं इस बार से, और जो है तो इसीलिए 7 25 35 नंबर आपका ये एकदम से सिक्योर तैयार हो रहा है। और इसमें आप 500 शब्द लिखेंगे तो आपको 10 नंबर ही मिलेगा, यानी 3 नंबर ही 300 शब्दों को बढ़ाने के बाद में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से पहले लघु उत्तरीय पर फोकस करें, बाद में दीर्घ उत्तरीय पर, और अति लघु उत्तरीय पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। अति लघु उत्तरीय अगर नहीं पता तो भी आप बना करके लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अति लघु उत्तरीय पर एग्जामिनर खास करके उस पर ज़्यादा फोकस करते, तो उसको ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये 9वीं पॉइंट। 10वां पॉइंट आपका ये है भाई, 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 10वां पॉइंट आपका है क्या, शब्दावली। शब्दावली क्या होती है, आपको शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्दावलियों की बात मैं करूं क्या, शब्दावलियां क्या होती बाबू, शब्दावलियों की बात की जाए तो शब्दावलियां आपकी एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि शब्दावली जो आपकी हो उसमें मेरे हिसाब से शब्दावलियों में आप ज़्यादा ना तो क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग करें, ना ज़्यादा सरल शब्दावली, यानी बीच बीच में क्लिष्टता का प्रयोग करने का प्रयास करें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा पढ़ा लिखा है। लेकिन इतनी क्लिष्टता का प्रयोग ना कर दें जिससे एग्जामिनर को ये लगने लगे कि बच्चे ने किताब से छाप करके लिखा है, यानी नकल करके लिखा है, चीटिंग करी है। तो ये चीज़ से बचने का प्रयास करें, यानी कि क्लिष्टता और सरलता का समन्वय लिखने का प्रयास करें। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है मेरे भाई कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उसमें शब्दावलियों का विशेष ध्यान दें, लेकिन बीच बीच में शब्दावलियों को जब लिखें क्लिष्टता शब्दावली तो उसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन करने का प्रयास करें, ताकि एग्जामिनर को एक पारिभाषिक शब्दावलियाँ कुछ होती है जो कि कल मैंने पढ़ाया था, तो उस का प्रयोग करें। जैसे हर एक क्षेत्र में प्रशासनिक शब्दावलियों में, वाणिज्यिक शब्दावलियों में, या इसी प्रकार से अन्य शब्दावलियों में कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती, तो उनको लिखने का प्रयास करें। और जब पारिभाषिक शब्दावलियों को लिखें तो उसमें थोड़ा सा वो अंडरलाइन करने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर की निगाह उस अंडरलाइन वाले पर जाती है, तो बच्चों को उसको पता चलता है कि हाँ बच्चे के अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, और इस प्रकार से वह आपकी प्रतिभा को समझ लेता है और जान लेता है। तो ये रही कुल मिलाकर के 10 महत्वपूर्ण बातें जिनको समझना परम आवश्यक है। और यही गलती करते बच्चे, तो जानते सब कुछ है लेकिन इन चीज़ों को नहीं जानते, यही गलती करते हैं, और ख़ास करके इसीलिए उनके नंबर कम आते हैं। और ख़ास करके अब नंबर आपके कम नहीं आएंगे, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो और चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो। तो किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका कोई कॉलेज हो, सभी में आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपने अगर इस ट्रिक्स को फॉलो कर लिया। ओके, सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, एमए में, या इसी प्रकार से आप जो है बीएड की कॉपी लिखे, तो सभी में कॉपी लिखने का एक यह शैली जो है अपना सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टॉपर्स लोग खास करके यही करते हैं, और टॉपर्स लोगों के अलावा ही इसमें कुछ मेरे विचार भी संकलित किए गए हैं। तो आप इन विचारों को, और कुछ प्रोफेसर्स के विचार है, तो कहीं ना कहीं पे ये संगम नॉलेज आपको मैंने दिया, तो आप इसके लिए कहाँ तक जो है कहीं ना कहीं पे आपको क्या लाभ मिला, इसको कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। कमेंट में आप बताइए कि आपको इससे कहीं ना कहीं पे कितना ज़्यादा जानकारी मिली, और क्या आज तक ये बातें आपको पता थी या नहीं पता थी, शुक्ला स्टडी पॉइंट की पुरानी वीडियो से पता चली थी, या इस प्रकार से इस वीडियो या कहाँ तक हेल्प आपके लिए करेगी। वैसे 100% हेल्प करेगी, मेरा मानना यही है, और आशा करता हूँ कि आप बड़े अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करेंगे वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।